दोस्तों, आज की ये कहानियां आपको ये बताने वाली है कि चाहे आप अपने जीवन में कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, आपको वो नहीं मिलने वाला जिसकी आप कामना रखते हो। लेकिन अगर आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करते हो तो आप अपनी हर मंजिल को बड़ी ही आसानी से और कम मेहनत के भी पा सकते हो। तो दोस्तों, आज की ये कहानियां आपके बड़े ही काम की है, इसलिए इन कहानियों को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि तभी आपको कुछ समझ आएगा। एक छोटे से गांव में एक साधु रहा करते थे। एक बार उनके पास गांव के कुछ लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो बहुत परेशान है। उनके साथ वाले गांव के लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं और वो उनके गांव को हथियाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें, क्योंकि हम उनसे युद्ध भी नहीं कर सकते, इसलिए निश्चित ही हम हार जाएंगे। हमारा छोटा सा गांव है, ज्यादा लोग भी नहीं हैं और वो लोग इतने ज्यादा हैं, तो हम उनसे युद्ध कैसे करेंगे। अब आप ही हमें कोई मार्ग बताइए। ये सुनकर वो साधु कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम हिंसा करके ही किसी समस्या को हल करें, बिना युद्ध के भी ये सब ठीक हो सकता है। ये सुनकर गांववासी कहते हैं कि गुरुदेव, लेकिन ये कैसे संभव है। तब वो साधु कहते हैं कि अपनी बुद्धि द्वारा आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्हें पराजय कर सकते हैं और अपने गांव को उनसे बचा सकते हैं। यह सुनकर गांव के लोग कहते हैं कि गुरुदेव, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब वो साधु उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक विशाल जंगल में कई सारे जानवरों का समूह रहा करता था। हर किसी जानवर का अपना एक समूह था। उन समूह में एक बंदरों का झुंड था और एक हाथियों का। बंदरों का झुंड सरोवर के पास रहा करता था। वो सरोवर बहुत ही सुंदर था, उसमें एक से एक कमल के पुष्प खिले हुए थे और सभी बंदर उस सरोवर के किनारे मजे से खेलते रहते। उसी सरोवर के पास वाले पेड़ों में वो बंदर रहते, वहीं के फल खाते और जब भी उन्हें प्यास लगती तो वो उसी सरोवर का जल पीते। एक दिन हाथियों का झुंड उस सरोवर के पास अपने कीचड़ वाले पैर लेके आते हैं। हाथी विशाल थे और उन्होंने अपनी ताकत से जितने भी छोटे पेड़ थे उन सभी को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से कई बंदरों का घर भी टूट गया था। इसके बाद वो हाथी अपने कीचड़ वाले पैर लेके उस सरोवर में उतर जाते हैं और पानी में डुबकियां लगाने लगते हैं। उनके कीचड़ वाले पैरों से वो सारा सरोवर गंदा हो चुका था और साथ ही जितने भी कमल के पुष्प थे वो सब भी टूट चुके थे। इसके बाद वो हाथी पानी से बाहर निकलते हैं और अपनी सूंड से पेड़ों के सारे फल गिराकर खा जाते हैं। फल खाने के बाद वो वहां से लौट जाते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो बंदरों के कुछ छोटे छोटे बच्चे उनके पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं। ये पूरा दृश्य देखकर सभी बंदर बहुत दुखी हो जाते हैं और एक जगह बैठकर वो सभी रोने लगते हैं। वो सोचते हैं कि इन हाथियों ने हमारा कितना नुकसान कर दिया। तभी एक बंदर उठकर खड़ा होता है और कहता है कि हमें इन हाथियों को सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर दूसरे बंदर कहते हैं कि वो हमसे बहुत शक्तिशाली है, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी उन सभी बंदरों में से जो सबसे वृद्ध बंदर था वो कहता है कि हम उन्हें सबक अवश्य सिखाएंगे, लेकिन एक अलग तरीके से। इसके बाद वो सभी बंदर एक योजना बनाते हैं और उसी शाम वो वृद्ध बंदर अपने कुछ साथियों के साथ हाथियों के झुंड के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि हम सब एक ही जंगल में रहते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, हम सभी को एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए आज मैं आपको सतर्क करने आया हूं। यह सुनकर हाथियों का सरदार उस बंदर से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो। तब वो बंदर कहता है कि आज आपके झुंड के कुछ हाथियों ने एक सरोवर को पूरा दूषित कर दिया, जो बहुत ही स्वच्छ और सुंदर था, और उसके आसपास बहुत गंदगी मचा दी। अब समस्या यह है कि वो सरोवर चंद्रदेव का है और वो रोज वहां आकर आराम करते हैं, लेकिन आज आपके हाथियों के कारण वो सरोवर गंदा हो चुका है, जिस वजह से चंद्रदेव बहुत क्रोधित हैं और इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सब सुनकर हाथियों का झुंड बहुत डर जाता है और बंदरों से कहता है कि मित्रों, अब तो हमसे गलती हो चुकी, लेकिन इससे बचने का कोई तो उपाय होगा जिससे हम दंड से बच सकें। यह सुनकर वृद्ध बंदर कहता है
कि एक उपाय है। तुम्हें आज रात को चंद्रदेव के निकलने पर सरोवर के पास आना होगा और उनसे माफी मांगनी होगी और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं होगी और तुम कभी भी उस सरोवर के आसपास कभी नहीं भटकोगे। अगर ये विश्वास तुम उन्हें दिला सको तो तुम उस दंड से बच सकते हो। हाथी घबरा जाते हैं और बंदरों की बात मान लेते हैं। रात को सभी हाथी वहां आकर चंद्रदेव से क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि हम आज के बाद इस सरोवर के आसपास आएंगे भी नहीं, आप हमें क्षमा कर दे चंद्रदेव। इसके बाद बंदर कहते हैं अब तुम यहां से भाग जाओ और कभी लौटकर यहां पर वापस मत आना। हाथी बंदरों की बात मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। हाथियों के जाने के बाद वो सभी बंदर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमने कितनी आसानी से उन हाथियों को सबक सिखा दिया। इस कहानी के बाद वो साधु कहते हैं कि देखा तुमने, अगर वो बंदर उनसे लड़ने की कोशिश करते तो वो कभी भी उन्हें हरा नहीं पाते, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनको बड़ी ही आसानी से हरा दिया। ठीक यही तुम्हें भी करना है। हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होता। भगवान ने तुम्हें यह दिमाग दिया है, इसका इस्तेमाल करो और जीवन में आगे बढ़ो। क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करते हो तो जो चीज लोगों को बहुत मुश्किल लगती है उसे तुम बड़ी ही आसानी से पा सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की ओर। एक बार एक नौजवान युवक जिसका नाम अमत्र था, वो अपने गांव में काम की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। वो एक शिक्षित लड़का था, लेकिन गांव में ज्यादा सुख सुविधा ना होने के कारण उसे काम नहीं मिल रहा था। उसके माता पिता वृद्ध थे और अक्सर बीमार रहते थे, जिस कारण वो बाहर शहर में जाकर भी काम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अमत्र का एक मित्र था जो राजमहल में कार्य किया करता था। वो अपने मित्र से सहायता मांगता है। तभी उसके मित्र को याद आता है कि अभी कुछ दिन पहले ही राजा मंत्री से कह रहे थे कि उन्हें कार्यालय में काम करने के लिए एक शिक्षित लड़के की जरूरत है, इसलिए वो एक शिक्षित लड़के की खोज करे। वो तुरंत उस मंत्री के पास जाता है और अपने दोस्त की बात करता है। मंत्री उसे कहता है कि तुम अपने दोस्त को कल लेके आ जाना। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाता है और ये खबर वो जाकर अमत्र को बताता है। अमत्र भी ये खबर सुनकर बहुत खुश होता है और अगले दिन महल में पहुंच जाता है। मंत्री अमत्र को राजा के पास ले जाता है और राजा उसे कार्यालय में लगा देता है। वो नवयुवक नौकरी मिलने से बहुत प्रसन्न था। जब मंत्री उसे कार्यालय में लेकर जाता है तो वो वहां पर देखता है कि उस कमरे की हालत बहुत खराब है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, कागजों को भी चूहों ने कुतर दिया है। कार्यालय की हालत देखकर अमत्र अंदर जाता है और उसकी साफ सफाई में लग जाता है। वो सभी काम के कागजों को अलग कर देता है और फटे हुए कागजों को अलग फेंक देता है। कमरा बहुत गंदा था। वो एक दिन में कहां साफ होने वाला था, क्योंकि वो कई महीनों से बंद था। अमत्र कई दिनों तक उस कमरे की साफ सफाई में लगा रहता है। वो रोज महल आता और उस कमरे की साफ सफाई में लग जाता। ये काम पूरे 15 दिन तक लगातार चलता रहा, जिस कारण वो उन कागजी कामों को नहीं कर पाया जिसके लिए उसे रखा था। एक दिन राजा अपने मंत्री से बोलता है कि अमत्र से कागजी कामों की सूची मंगवाओ। मंत्री अमत्र को बुलाता है और उससे सारी सूची मांगता है, लेकिन अमत्र के पास तो कोई सूची थी ही नहीं। वो राजा से कहता है कि उसने अभी तक उन कामों पर काम नहीं किया है। यह सुनकर राजा भड़क जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए रखा था तुमने वो ही नहीं किया। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम कार्यालय में आराम से बैठे रहते हो। राजा क्रोधित होकर उसे काम से निकाल देता है। अमत्र कुछ कह नहीं पाता और निराश होकर वहां से चला जाता है, लेकिन मंत्री समझ जाता है कि बात कुछ और है। अगर अमत्र कागजी काम नहीं करता था तो वो पूरा दिन कमरे में करता क्या था। यह सोचकर वो कमरे की तरफ जाता है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है तो वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उस कमरे की दशा पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो कार्यालय इतना गंदा रहा करता था, धूल, मिट्टी, फटे पुराने कागजों से भरा रहता था, उसे अमत्र ने
पूरी तरह से साफ कर दिया था और सभी काम की चीजों को सही जगह पर लगा दिया था। यह देखकर मंत्री बहुत निराश होता है कि उन्होंने इतने मेहनती लड़के को काम से निकाल दिया। वो तुरंत राजा के पास जाता है और राजा को लेकर उस कमरे में जाता है। जब राजा स्वयं उस कमरे को देखते हैं तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी होने लगती है। वो अमत्र को वापस बुलाते हैं और उससे क्षमा मांगते हैं और उसे दोबारा से काम में लगा देते हैं। अब अमत्र ने सारे कामों का लेखा जोखा रखना शुरू कर दिया था। वो हर काम का खर्च, उसका हिसाब किताब सब देखने लगा और समय समय पर सारा हिसाब राजा को दिया करता था। राजा उसके काम से बहुत खुश थे, लेकिन उसके साथी सेवक उससे ईर्ष्या करने लगे कि वो इतने कम समय में राजा का प्रिय बन गया। एक दिन वो सभी मिलकर उसे राजा की नजरों में गिराने के लिए उसकी झूठी शिकायत राजा से करते हैं कि वो बड़ी ही चालाकी से हिसाब में गड़बड़ी करता है और धन चुराकर उसका गलत उपयोग करता है। ये सुनकर राजा को संदेह हो जाता है। राजा उसकी परीक्षा लेने के लिए कुछ पैसे कार्यालय में रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब अमत्र कार्यालय में जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पास पैसे रखे हुए हैं। वो अपने काम में पूरे दिन भर व्यस्त रहता है और काम निपटाकर शाम को जल्दी अपने घर चला जाता है। तभी सेवक राजा से कहता है कि देखा महाराज, आज वो जल्दी घर चला गया, उसने जरूर वो पैसे रख लिए होंगे, इसलिए तो उसने वो पैसे आपको नहीं लौटाए। अगले दिन अमत्र महल आता है और काम का सारा हिसाब राजा को देता है और साथ ही वो राजा को वो पैसे भी देता है जो राजा ने उसके कमरे में रखे थे। वो राजा से कहता है कि महाराज, कल ये मुझे कार्यालय में मिले, आप शायद इन्हें वहां रखकर भूल गए थे। कल मैं जल्दी चला गया था, जिस कारण मैं आपको ये दे नहीं पाया। ये सुनकर सभी सेवक हैरान हो जाते हैं। राजा, मंत्री सभी ये समझ जाते हैं कि अमत्र ना केवल मेहनती है बल्कि वो सच्चा और ईमानदार भी है। राजा उससे प्रसन्न होकर उसे महल का वित्त मंत्री बना देते हैं। ये सब देखकर सभी सेवक बहुत हैरान हो जाते हैं कि उनके द्वारा रची गई चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। इसके बाद राजा से उन्हें फटकार भी मिलती है। इधर अमत्र की तरक्की से उसके घर के हालात भी पूरी तरह से बदल जाते हैं और राजा और मंत्री भी ये सोचकर बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इतना मेहनती और ईमानदार व्यक्ति मिला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति के सच्चे मन से की गई मेहनत, लगन और ईमानदारी से वो बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि अगर आप सही हैं तो कोई आपके बारे में कितना भी बुरा सोचे, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे भी ऐसी कहानियां सुने जो आपके जीवन में आपकी मदद करे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।